वेलकम साथियों। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हरिहर सिविल स्टडी पॉइंट पर। और यदि दोस्तों आप आरएएस, पटवारी, वीडियो, अदर्स एग्जाम्स जैसे एसएससी या जो राजस्थान के अंदर आरपीएससी जिसे हम लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाए जाते हैं उन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को एक बेहतरीन अंजाम तक ले जा सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। और आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए नया क्या कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। और आप अपने दोस्तों तक शेयर करें इसे ताकि ये कंटेंट हमारा जो कंटेंट है और ये हमारा नया प्लेटफॉर्म है ये और दोस्तों तक पहुंच सके जिन्हें इनकी ज़रूरत है दोस्तों। तो आप इसे ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ दोस्तों। और जैसा कि हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, और जैसा मैंने पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताया ही है कि भारतीय राज्य व्यवस्था का बहुत बड़ा अहम किरदार रहता है हमारे एग्जाम्स के अंदर। और हमारी राजस्थान के एग्जाम्स के अंदर राजस्थान की राज्य व्यवस्था पूछी जाती है, जिसे समझने के लिए हमें पहले भारतीय राज्य व्यवस्था को समझना पड़ेगा। और भारतीय राज्य व्यवस्था सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, एक जरूर जागरूक नागरिक बनने के लिए भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से आप भारत के अंदर होने वाली राजनीति को समझ सकेंगे और एक जागरूक नागरिक बन सकेंगे दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया भी था कि 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अंदर अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को हमारी सेकंड बैठक हुई थी, जिसके अंदर हमारे परमानेंट मेंबर या परमानेंट प्रेसिडेंट जिसे हम स्थायी अध्यक्ष कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। उसके बाद दोस्तों प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनी, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर को बनाया गया, जिसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्या थी प्रारूप समिति, क्यों बनी थी, उसका प्रारूप समिति का काम क्या था, जिसके बारे में हम पूरी डिटेल्ड पढ़ेंगे। उसके बाद इस प्रारूप समिति ने 4 नवंबर 1947 को अपना ड्राफ्ट तैयार करके संविधान सभा के अंदर सबमिट करवा दिया था। और इसी तरह 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान सभा जो कार्रवाई थी कंप्लीट हो गई थी, लास्ट बैठक हुई थी। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान सभा द्वारा संविधान को लागू कर दिया गया था। इस तरह 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगे थे। और लगभग इसके अंदर जो हमारे ड्राफ्ट कमेटी द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसके अंदर 2000 संशोधन की करने के उपरांत हमारे आज जो संविधान है उसका प्रारूप बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। जो संविधान हम पढ़ रहे हैं आज वो संविधान बना था, तो वो देख लो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। जो हम आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हमने हमारी 3 क्लासेस के अंदर पीछे का बेसिक कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। आपने यदि नहीं देखा है तो आप पीछे जा करके देख सकते हैं दोस्तों। और अब हम जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको इन समितियों के अध्यक्ष के बारे में बताया था, तो वनडे एग्जाम्स में सीधी की सीधी या थोड़ा लेवल का एग्जाम हो जो PCS एग्जाम्स या UPSC के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, उन एग्जाम्स में आपसे मिलान करने के बारे में पूछ लिया जाता है या कथन के बारे में बना करके भी आपसे पूछ लिया जाता है ये सत्य है या असत्य है। तो दोस्तों आप इसे जरूर ध्यान रखें। तो मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू और संघ संविधान समिति के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राज्यों से समझौता करने वाली समिति के भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपसे जैसे पूछ ले एग्जाम्स के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस समिति के अध्यक्ष नहीं बने थे, तो आपसे 3 समितियां ये दे दी जाएगी और एक अलग दे दी जाएगी, तो आपको उसमें पहचानना होगा। इसी तरह दोस्तों मैंने इनको कंपाइल करके और एक इकट्ठा करके देने की कोशिश की है ताकि आप इसे याद रख सकें और समझ सके कहाँ पे कौन सी समिति कौन सा सदस्य किसका अध्यक्ष था।
तो मैंने जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू की 3 कंप्लीट पहले दे दी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 समितियों के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के और प्रक्रिया नियम समिति के। तो इसी तरह और एक 3 समितियों के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। और तीसरी समिति थी राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। 3 के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। और तीसरी थी राज्यों से समझौता करने वाली समिति। और ठीक है, और 3 थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बनने वाली समितियां। वो कौन कौन सी थी? संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति और राष्ट्र ध्वज के संबंधी तदर्थ समिति। और भीमराव अम्बेडकर आप जानते हो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल 2 समितियों के अध्यक्ष थे, प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति। जे.बी. कृपलानी मूल अधिकार उप समिति और एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। और एस. वार्धाचार्य सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे। बी. पिठाभी सीतारमैया सदन समिति के अध्यक्ष थे। और जी.वी. मावलकर संविधान के कार्यों से संबंधित समिति बनी थी। क्या संविधान का कार्य होगा क्या नहीं होगा से संबंधित समिति थी। रोजाना क्या कार्य किए जा रहे थे उसकी पूरी असेंबलिंग वगैरह थी। जी.वी. मावलकर उसके अध्यक्ष थे। और कार्य संचालन समिति के डॉक्टर के.एम. मुंशी थे दोस्तों। तो इस तरह इन समितियों के अध्यक्ष आप जरूर याद रखें दोस्तों। और हम आज पढ़ने वाले थे प्रारूप समिति। तो हम प्रारूप समिति के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और ये प्रारूप समिति बनी कब थी दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को। और ये 7 सदस्यीय आयोग था दोस्तों। 29 अगस्त 1947 को बनी थी। 4 नवंबर 1947 का इसने अपना ड्राफ्ट सबमिट करवा दिया था दोस्तों संविधान सभा के अंदर। और अक्टूबर 1948 के अंदर जो प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार किया था, जो संविधान तैयार किया था, उसका प्रकाशन हो गया था, पब्लिकेशन हो गया था। मतलब एक प्रिंटेड रूप में पूरे सदस्यों को दे दिया गया था। और जो हमारे देश की जनता थी उनको भी समर्पण कर दिया गया था अक्टूबर 1948 को। और उसके जो प्रारूप समिति की कुल बैठकें थी दोस्तों 141 बैठकें थी। तो ये कुछ फैक्ट थे 6-7 जो मैंने आपको इसके अंदर बताए और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो ये प्रारूप समिति कितने सदस्यीय आयोग थी? 7 सदस्यीय आयोग थी। और गठन 29 अगस्त 1947 को। और इसने सबमिट कब कर दिया था अपना प्रारूप संविधान सभा के अंदर? 4 नवंबर 1947 को। और प्रकाशन कब हुआ था? अक्टूबर 1948 को। अब मेन पॉइंट आता है दोस्तों, ये बनाई क्यों गई थी, इसका कार्य क्या था, ये इसने क्या काम किया था दोस्तों? तो इसका मेन काम था दोस्तों संविधान का बनाना, संविधान का रूप तैयार करना। भी संविधान के अंदर क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा, और होगा तो किस प्रारूप में होगा, किस तरह होगा और किस तरह नहीं होगा, उसके अंदर किस भाग के अंदर या किस भाग में और किस चीज में, किस अनुसूची में क्या चीज दी जाए जनता को, जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और ज्यादा से ज्यादा भाईचारा बढ़ सके और हानि कम हो देश को। तो इसीलिए इस प्रारूप को तैयार करने का जो मेन कार्य था वो इस समिति को दिया गया था, जिसने अपना कार्य बेहतरीन रूप से पूरा किया। और आज हम एक हमारी चमक दमक के साथ हमारे संविधान को देख रहे हैं दोस्तों। तो इसका मेन कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना, संविधान को बनाना, मेन स्ट्रक्चर देना संविधान को। जो हमारे असेंबली के अंदर 299 मेंबर थे उसमें से 7 मेंबरों को चुना गया और 7 मेंबरों ने ही मेन कार्य ये संविधान का प्रारूप तैयार किया। फिर इस प्रारूप को ले जाकर के असेंबली में रखा गया। फिर वहां से कुछ वोटिंग हुई, संशोधन हुए, सभी संविधान सभा ने कुछ प्रारूपों को माना, कुछ को नहीं माना, कुछ नए जोड़े गए, कुछ पुराने हटाए गए। इस तरह फिर हमारा संविधान को बना था संविधान, या संविधान को बनाया गया था इस तरह। तो आप जो इसका मेन स्ट्रक्चरल प्रारूप था उसकी मतलब नींव रखी थी, प्रारूप समिति नहीं रखी थी संविधान की। तो आप इसलिए संविधान सभा, ये प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट हो जाती है संविधान सभा के रूप में। और इसीलिए ये फैक्ट आपको जरूर याद रखने चाहिए ताकि आप इनके बारे में जानते हो तो आप एक बेहतरीन नागरिक बन सके, आपको पता हो कि हमारा संविधान किस तरह बना था। यूपीएससी आपसे यही डिमांड करती है दोस्तों, या सिविल सर्विस के लिए जो स्टेट के अपर लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो आपसे यही डिमांड करते हैं कि आपको बेसिक्स की कितनी जानकारी है, आप जानकारी कितनी रखते हो किसी चीज के बारे में, आपका दिमाग कितनी किसी रूप को तैयार करने में या स्ट्रक्चरल रूप देने में सक्षम है। और इसीलिए आप उसको
इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखें दोस्तों। उसके बाद प्रारूप समिति के सदस्यों की बात आती है तो 7 सदस्यीय आयोग था, तो मतलब 7 सदस्य थे, जिसके अंदर पहले सदस्य आपको ध्यान ही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरे सदस्य थे N.G. गोपालास्वामी अयंगर। N.G. गोपालास्वामी अयंगर मतलब N तो हो गया G गोपालास्वामी अयंगर। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिन्हें हम K.M. मुंशी के नाम से जानते हैं। पांचवें थे N. माधवराव। N. माधवराव B.L. मित्र की जगह आए थे। B.L. मित्र ने त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था दोस्तों। उसके बाद सदस्य थे छठे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और सातवें सदस्य बने थे T.T. कृष्णामाचार्य बने थे, क्योंकि D.P. खेतान की मृत्यु हो गई थी। D.P. खेतान की मृत्यु मतलब D.P. खेतान का स्वर्गवास हो गया था, जिसकी वजह से T.T. कृष्णामाचार्य सदस्य बने थे। तो इसी तरह 7 सदस्य कौन कौन से रह गए? भीमराव अंबेडकर, N. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, N. माधवराव, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और T.T. कृष्णामाचार्य 7 सदस्य ही थे। इस तरह से विधानसभा की प्रारूप समिति के जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी दोस्तों। इसीलिए मैंने वनडे एग्जाम्स के रूप में या आप एक बेहतरीन आंसर लिख सके, तो इसके लिए मैंने आपको इसके अंदर इतने सारे फैक्ट दे दिए या इतने सारे कथन दे दिए हैं कि आप एक अपना अच्छा उत्तर तैयार कर सकें। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। संविधान का प्रभाव में आना कि संविधान प्रभाव में कब आई थी दोस्तों? भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का क्या किया था? अंतिम प्रारूप मतलब लास्ट प्रारूप था वो दे दिया था 4 नवंबर 1948 को भीमराव अंबेडकर ने सभा में, जो संशोधन वगैरह हो गए थे उसके बाद। और इसी तरह 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, और तैयार होते ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे संविधान सभा के अंदर उपस्थित सदस्यों ने। उपस्थित सदस्य कितने थे? 299 में से 284, 299 में से 284 सदस्य उस टाइम उपस्थित थे दोस्तों। जैसे हमारी क्लास होती है, जैसे हमारे मानो एक क्लास थी उसके अंदर 60 बच्चे थे, तो जरूरी नहीं है कि 60 के 60 प्रेजेंट हो। उस टाइम 50 बच्चे प्रेजेंट हो सकते हैं, 10 एब्सेंट हो सकते हैं। तो इसी तरह उस समय 299 सदस्यों में से 284 सदस्य ही प्रेजेंट थे, बाकी एब्सेंट थे। तो उन्होंने ही हस्ताक्षर किए थे। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो उसी वक्त कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था, जैसे नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद थे 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित थे, तो उन्हें उसी समय लागू कर दिया गया था। उसके बाद 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 नंबर अनुच्छेदों को उस समय लागू कर दिया गया था। ये 15 अनुच्छेद है, इनको लागू कर दिया गया था। बाकी बचे अनुच्छेदों और जो भी सिस्टम था संविधान के अंदर बना हुआ, उसे कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हमारे एग्जाम्स में कंफ्यूजन रहती है 2 दिनांकों को लेकर के, एक 26 जनवरी 1950, एक 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था दोस्तों। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और एक फैक्ट है दोस्तों कि हमारा संविधान लागू हुआ था तो सबसे लास्ट में कौन सा भाग लागू हुआ था संविधान का? उसका आंसर है दोस्तों प्रस्तावना। प्रस्तावना सबसे अंत में लागू की गई थी, जिसे इंग्लिश में प्रेम्बल बोलते हैं, उसे सबसे लास्ट में लागू की गई थी दोस्तों। इसी तरह ये आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य है, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखें। और कुछ फैक्ट और हैं दोस्तों जिन्हें हम 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये याद हो जाएंगे, और ये एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स में सीधे सीधे और बड़े लेवल के एग्जाम्स में कथन के रूप में पूछ लिए जाते हैं।
आपको पूछ लिया जाता है कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, आप इन कथनों को, इनमें से सत्य कथनों को छांटिए, असत्य को छांटिए। तो वहाँ पे आपको ये बहुत जरूर काम आने वाले हैं दोस्तों, तो आप इन्हें जरूर याद रखें। जिससे संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और जनगण मन, जिसे हम राष्ट्रगान कहते हैं, उसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। जनगण मन को लिखा किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और उसके बाद हमारा राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है, उसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। और वंदे मातरम को लिखा किसने था दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और इसी तरह राष्ट्र चिन्ह को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950। राष्ट्र चिन्ह है क्या दोस्तों? हमारा अशोक स्तंभ, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के ऊपर की चिन्ह, ऊपर की शीर्ष मूर्ति कौन सी थी? 4 शेरों की आकृति है, उसे ही 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र चिन्ह के रूप में संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था दोस्तों। और राष्ट्रीय पंचांग, जिसे हम राष्ट्र कैलेंडर कहते हैं, हम कैलेंडर देखते हैं, इसी तरह राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? शक संवत। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा शक संवत। और ये कब अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा? 22 मार्च 1957 को। इसके अंदर 5 दिनांक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक 22 जुलाई 1947 राष्ट्रध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत एक ही डेट को अपनाए गए थे। तो आप इन दोनों को इकट्ठा याद रख सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र चिन्ह अपनाया गया था और 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग, जिसे हम राष्ट्रीय नेशनल कैलेंडर कहते हैं, वो अपनाया गया था शक संवत को। उसके बाद दोस्तों संविधान सभा द्वारा मुहूर्त बनाई गई थी, स्टैंप बनाई गई थी, उसके अंदर प्रतीक किस चीज का था? हाथी का था दोस्तों। जैसे उन्होंने स्टैंप लगा दी, तो स्टैंप लगाने के बाद हमें जो उसके अंदर आकृति दिखती थी, वो आकृति थी हाथी की। तो संविधान सभा के अंदर हाथी की आकृति को, प्रतीक को मोहर के रूप में अपनाया गया था। और जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। और संविधान सभा के सचिव कौन थे? HV अयंगर थे। और संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार या चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? LN मुखर्जी थे दोस्तों। और इसी तरह हमारे संविधान को लिखा किसने था दोस्तों? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। इटैलिक शैली के अंदर, प्रवाह में शैली के अंदर लिखा था दोस्तों। इटैलिक शैली मतलब टेढ़े अक्षरों वाली शैली होती है ना, इंग्लिश के अंदर बड़े अक्षरों में इटैलिक शैली के अंदर लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और इसे हिंदी में लिखा था, मूल प्रारूप को हिंदी में किसने लिखा था? संविधान सभा। जैसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने तो इंग्लिश में लिख दिया, और उसी को हिंदी में पहली बार, मूल संविधान को हिंदी में पहली बार किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य ने। बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। और इन दोनों संविधान, जो हिंदी और इंग्लिश का था, उसके अंदर डिजाइनिंग या उसके अंदर जो डायग्राम वगैरह बनाए गए थे, फूल पत्तियां वगैरह बनाई गई थी उसके अंदर जो भी थी, तो वो किसने बनाया था? उसके अंदर सजावट किसने की थी? वो थे नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, बिहुहर राम मनोहर सिन्हा। और ये थे कहाँ के दोस्तों? शांति निकेतन से आए थे दोस्तों ये। तो मूल प्रस्तावना को भी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया था और राम मनोहर सिन्हा और द्वारा उसे सौंदर्यीकरण या अलंकृत किया गया था दोस्तों। इसी तरह ये कुछ फैक्ट थे दोस्तों। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव, संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर और चीफ ड्राफ्टमैन थे LN मुखर्जी। और हमारे सुलेखक कौन थे, इसे लिखने वाले कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और हिंदी में इसे किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था। और उसे सौंदर्यीकरण किसने किया था? नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया था दोस्तों। इसी तरह ये हमारे कुछ कथन थे आज वाली क्लास के अंदर, जिन्हें आपको पता होना चाहिए ये काम किसने किया था, ये काम क्या था, ये काम क्या नहीं था। तो हमने इस क्लास के अंदर आपको एक इकट्ठा कंटेंट देने की कोशिश की है, ताकि आपको कहीं हर जगह भटकना ना फिरे, अलग अलग किताबों में ना छांटना पड़े। तो हम आपको ये सभी कंटेंट थे जो इकट्ठा करके दे रहे हैं, तो आप इन्हें जरूर देखें दोस्तों। और इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। और आप इसी क्लास को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास
सबसे पहले हमारी वीडियो अपलोड होते ही पहुंच सके। और इसी तरह हमारा परिवार बढ़ता गया तो हम आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और आप इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे परिवार को बड़ा करने में आप जितना सहयोग कर सकें करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।